हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुएब और हम पढ़ने जा रहे हैं आज 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की का बुक 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ, क्योंकि अब तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर सोवियत संघ को भूतपूर्व कहा गया है। संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था फ्रेंड्स हमारा 1945 से लेकर 1991 तक के, मतलब 45 वर्ष करीब चला था। के मध्य इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला। हमारा शीत युद्ध था जो दूसरे विश्व युद्ध खत्म होते ही, मतलब 1900 हमारा 39 से 1945 तक तो चला। हमारा 1939 से 1945 तक तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। 45 के बाद से हमारा शीत युद्ध चालू हो गया। और शीत युद्ध इसलिए चालू हो गया कि हमारे पूरी दुनिया में दो महाशक्तियाँ बची थी। एक था सोवियत संघ और दूसरी थी अमेरिका। तो ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते थे कि एक महाशक्ति रह जाए बस। तो इसलिए शीत युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। और विश्व दो गुटों में बट गया। ये दोनों मध्य विचारक राजनेता संघ थे। स्मरणीय बिंदु देखते हैं फ्रेंड्स सब। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की प्रथम विश्व युद्ध हुआ हमारा 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1939 से 45 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय में है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के गुट कौन कौन से थे, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं गुट कौन कौन से थे। उसमें दो गुट थे द्वितीय विश्व के टाइम पे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? फ्रांस थे, ब्रिटेन था, संयुक्त राज्य अमेरिका था और सोवियत संघ था। और जो अपने धुरी राष्ट्र में थे वो जर्मनी, इटली और जापान थे, ये सारे थे। और मित्र राष्ट्र में वाले थे फ्रेंड्स। ये याद रखने वाला सवाल है, ये आ जाता है कई बार, आ भी चुका है। अब देखते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है ये, जब शीत युद्ध चालू हुआ था। 1945 में विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और 1945 में ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ जो पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका था उसकी जो विचारधारा थी पूंजीवादी थी, कैपिटलिज्म था, ठीक है। मतलब पूंजीवादी में क्या होता है, इसमें सरकार का कम हस्तक्षेप होता है और इसमें जनता का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, जो लोग अमीर होते हैं उनका, ठीक है। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधियाँ की। अन्य देशों के साथ क्या की? संधियाँ। इन संधियों को नाम दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए उनके देखते हैं। सैन्य संधि संगठन, इस पॉइंट को देखते हैं। अमेरिका ने जो संधि की थी उसे कहते हैं नाटो। जो दो देशों के साथ अपने प्रभाव के दायरे को बढ़ाने के लिए करी थी उसे कहते हैं नाटो। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सोवियत संघ ने की थी वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट हुआ था 1955 में, ठीक है। और नाटो शुरू हुआ था 1949 में। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेते हैं सेंटो को। ये भी एक संधि थी। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ
को साथ रखना चाहती थी। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़ना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा मानव तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। मतलब दोनों ही के पास परमाणु हथियार थे और दोनों ही को डर था कि अगर वो परमाणु हथियार का हमला कर देगा तो काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि अगर एक ने हमला कर दिया, दूसरे ने एक भी हमला कर दिया ना, तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ क्या थे, अब ये देखते हैं फ्रेंड्स हम, और शीत युद्ध के दायरे पढ़ेंगे उसके बाद हम। तो महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ क्या हो सकते हैं, अब हम देखते हैं। छोटे देशों की प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। वो जो महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने अंदर जोड़ती थी तो उनके प्राकृतिक संसाधन ले लेती थी, मतलब उनका इस्तेमाल करती थी, उनके सैन्य ठिकाने स्थापित करते थे और आर्थिक सहायता प्राप्त करना। भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके। ठीक है, आर्थिक सहायता भी होती थी उन्हें। सैन्य ठिकाने, मतलब अपने कोई दुश्मन है, जैसे अमेरिका दुश्मन है, तो उसके करीब वाले कोई देश उससे मिल गया सोवियत संघ से, तो वहाँ पे अपने वो हथियार ले आके लगा सकता है, उसे सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब शीत युद्ध के दायरे पढ़ते हैं हम। शीत युद्ध के दायरे हैं कि 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी एक 1948 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1950 में कोरिया संकट, 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, और 1956 में हुआ था हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, और 1962 जो है ये हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है फ्रेंड्स शीत युद्ध का चरम बिंदु। इसे शीत युद्ध चरम बिंदु का था। अब आप सोच रहे होंगे, चरम बिंदु होता है टॉप पॉइंट, जैसे ये लाइन जा रही है, ये ऊपर गई फिर नीचे गई, इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला टॉप पॉइंट, इसे कहेंगे हम चरम बिंदु। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दो ध्रुवीयता की चुनौती। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए तीसरा विकल्प था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। इसका मतलब है फ्रेंड्स, एक आंदोलन चलाया गया था जिसे कहा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी गुट के पक्ष में ना होना, इसका मतलब ये हो गया गुटनिरपेक्ष। जो नए नए स्वतंत्र हुए थे एशिया में और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता, मतलब जो भी नए स्वतंत्र थे उन्हें अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए एक विकल्प था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना। मतलब एक के साथ भी अगर वो शामिल हो जाते हैं किसी महाशक्ति के, तो वो दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, अपने आप ही दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक विकल्प चुना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ना। अब आगे देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था, और यूगोस्लाविया एक देश है, उसकी राजधानी है बेलग्रेड, उसमें हुआ था, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी जो नींव रखी गई थी एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी, जिसे बाघ सम्मेलन कहते हैं। इस आंदोलन के संस्थापक देश व नेता बताते हैं। अब हम देखते हैं इसके संस्थापक देश और नेता बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से। फ्रेंड्स, इसमें मिस प्रिंटिंग हो रही है तो मैं बता देता हूँ।
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत से, गमाल अब्दुल नासिर थे मिस्र से, यूगोस्लाविया से थे सुकर्नो, और घाना से थे जोसेफ ब्रोज टीटो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भागारिता द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देशों तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन का आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसे कभी कभी पेपर में नाम ऐसे लिख देते हैं और इसके बारे में पूछते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है। तो 18वां नाम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? अजरबैजान। कहाँ हुआ था? अजरबैजान में 2019 में होना तय हुआ। ठीक है। अब फ्रेंड्स, आगे की वीडियो हम अगले पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। थैंक्स।